to my channel Mind Atlas. Today we will start a new chapter, Nationalism in India. जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था, उसको हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। उस चैप्टर के लास्ट में हमने पढ़ा था कि जब यूरोप में नेशनलिज्म का राइज हुआ, उसके आफ्टर क्या हुआ। जो रशिया था वो क्या कर रहे थे, वो जो ऑस्ट्रिया हंगरी थी उसके पार्ट के लिए वो लड़ रहे थे। इससे क्या हुआ, जो वर्ल्ड वॉर 1 है उसकी स्टार्टिंग हुई, तो वो उसके बारे में हमने पढ़ा। तो इस पार्ट में हम जो चैप्टर नंबर 2 है नेशनलिज्म इन इंडिया, इस पार्ट में पढ़ेंगे हम वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में। इसका बहुत ही स्मॉल टॉपिक है वर्ल्ड वॉर 1 का, और हम पढ़ेंगे इफेक्ट क्या हुए उसके हमारे इंडिया में, और हम पढ़ेंगे जो नेशनलिज्म है वो इंडिया में कैसे राइज हुआ, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, आज कंप्लीट करेंगे। ये है पार्ट 1। पार्ट 2 में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट इज व्हाट इज नेशनलिज्म। सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नेशनलिज्म क्या है। इट इज अ फीलिंग ऑफ लॉयल्टी, लव, प्राइड टुवर्ड्स वंस नेशन। हमारे अंदर जो भावना होती है लॉयल्टी, लव टुवर्ड्स द नेशन, उसे हम क्या कहते हैं, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। उसे हम कहते हैं नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। ओके, it creates a sense of belongingness among people living in a same country। तो जब हम उस कंट्री में रहते हैं तो हम कहते हैं, हम कहते हैं कि हम भारतीय हैं। हम ऐसे नहीं कहते कि मैं पंजाबी हूँ, मैं उत्तराखंडी हूँ, मैं असमी हूँ, ये तो हम कहते हैं, बट सबसे पहले हम क्या कहते हैं, हम भारतीय हैं। तो जो नेशनलिज्म है वो क्या करता है, हमारे अंदर फीलिंग को उजागर करता है कि सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, हमें फील होता है सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टुवर्ड्स नेशन। तो इट इनकरेज पीपल टू फाइट टुगेदर फॉर फ्रीडम एंड इक्वल राइट्स। तो जो सभी लोग हैं तो एक साथ लड़ते हैं अपने इक्वल राइट्स के लिए, फ्रीडम के लिए। वो किसके कारण है, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म के कारण। जब हमारे अंदर फीलिंग ही नहीं होगी नेशनलिज्म की, तो हम अपने देश के लिए लॉयल्टी तो नहीं रख पाएंगे। सो नेशनलिज्म इन यूरोप, हमने नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में पढ़ लिया था चैप्टर 1 में। ये स्मॉल टॉपिक है। इन यूरोप नेशनलिज्म डेवलप्ड विद द राइज ऑफ नेशन स्टेट्स। तो नेशनलिज्म कैसे यूरोप में राइज हुआ, विद द नेशन स्टेट्स। जब नेशन स्टेट बनने लगी तो उसके साथ ही नेशनलिज्म की फीलिंग भी राइज हुई इन द यूरोप। आफ्टर दैट कॉमन लैंग्वेज, कल्चर, हिस्ट्री, सिंबल्स एंड ट्रेडिशंस यूनाइट पीपल्स। तो जो नेशनलिज्म है इन द यूरोप, लोग एक साथ कैसे यूनाइट हुए, कॉमन लैंग्वेज से, कल्चर से, हिस्ट्री से, सिंबल्स से एंड ट्रेडिशन यूनाइटेड पीपल टुगेदर। सो नेशनल सॉन्ग, फ्लैग, सिंबल्स हेल्प क्रिएट नेशनल आइडेंटिटी। तो जो यूरोप है उसमें जो नेशनलिज्म, तो इससे हुआ कॉमन कल्चर, ऐसे जो हिस्ट्री है उससे लोगों ने अपनी बिलोंगिंगनेस को क्रिएट किया। आफ्टर दैट जो नेशनल सिंबल्स है, सॉन्ग्स हैं, तो जो फ्लैग्स है, इससे क्या हुआ, नेशनल आइडेंटिटी क्रिएट हुई। हमने फ्रांस के और जर्मनी के बारे में जो उसके नेशनल सिंबल्स हैं, फ्लैग है, उसके बारे में भी पढ़ा था। आई होप आप सबने वो वीडियो देखी होगी। सो नेशनलिज्म इन इंडिया, तो इंडिया में नेशनलिज्म का राइज कैसे हुआ। इंडियन नेशनलिज्म डेवलप्ड ड्यूरिंग द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। तो नेशनलिज्म हमारे अंदर कब उजागर हुई, कब उभरी, जब हम सभी लोग जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, हमारे देश के लोग थे, वो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट लड़ रहे थे। तब क्या हुआ, नेशनलिज्म का राइज हुआ इन द हार्ट ऑफ द इंडियन पीपल्स। तो डिफरेंट ग्रुप्स एक्सपीरियंस ब्रिटिश रूल डिफरेंटली। तो जो डिफरेंट ग्रुप्स थे हमारे इंडिया के, उन्होंने जो ब्रिटिश रूल है उसको डिफरेंटली फील किया। जो आदिवासी थे उनके लिए जो ब्रिटिश रूल थे वो डिफरेंट थे, उन्होंने जो ब्रिटिश रूल था वो डिफरेंटली फील किया। जो और थे, जो रेजिडेंशियल थे, उनके लिए डिफरेंट थे, गवर्नमेंट जॉब के लिए वो डिफरेंट थे। तो सभी ने डिफरेंटली जो ब्रिटिश रूल है उसको फील किया। इंडिया यूनाइटेड डिस्पाइट डिफरेंस इन, जो लोग हैं हमारे इंडिया में वो डिफरेंट कल्चर से हैं, रिलीजन से हैं, उनकी कास्ट डिफरेंट है, कलर, तो सभी क्या है, तो सभी इतने जो डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी सभी एक साथ यूनाइट हैं। तो ये था नेशनलिज्म इन इंडिया। तो कैसे हमारे कैसे इंडियंस में नेशनलिज्म का राइज हुआ, जब हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो स्ट्रगल कर रहे थे अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। सो इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो हमारे इंडिया को वर्ल्ड वॉर 1 के क्या इफेक्ट हुए। तो वर्ल्ड वॉर 1 कब से स्टार्ट हुई, 1914 टू 1980 में। सो क्या हुआ, वॉर क्रिएट डिफरेंट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल
सिचुएशन इन इंडिया। तो जो वॉर थी उसने पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन क्रिएट की हमारे इंडिया में। तो आपने सोचा है जो हमारा इंडिया है वो तो वर्ल्ड वॉर 1 में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, तो ये हमने क्यों फील किया, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कॉजेज क्यों फील किए, क्योंकि जो ब्रिटिश था, जो इंग्लैंड था, वो वर्ल्ड वॉर 1 में पार्टिसिपेट कर रहा था। तो जो उसने पैसा था, जो मनी थी, वो किससे निकाली, हमारे इंडिया से ही निकाली। तो हमारे इंडिया ने इसलिए सफर किया इन द वर्ल्ड वॉर 1। ओके, सो इकोनॉमिक इफेक्ट क्या हुए वर्ल्ड वॉर 1 के। सो डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज, जो डिफेंस में एक्सपेंडिचर था, पैसा था, उसको इंक्रीज किया गया। क्यों किया गया, जो ब्रिटिशर थे, वो जो डिफेंस का एक्सपेंडिचर था वो इंडिया से ही निकालते थे। तो उन्होंने अपने खुद से नहीं, इंग्लैंड से नहीं लिया, वहां से भी लिया, बट मोस्टली जो मोस्टली एक्सपेंडिचर था वो इंडिया से ही निकाला। सो डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ हमारे इंडिया का। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट टू वॉर लोन्स, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारी लोन्स लिए, किसके बेसिस पर, इंडियन के बेसिस पर, इंडिया के बेसिस पर। टैक्स इंक्रीज कर दिए गए इंडिया में, कस्टम ड्यूटी इंक्रीज कर दी गई, इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया। प्राइस ऑफ गुड्स डबल बिटवीन 1914 टू 18, तो प्राइसेस थे वो डबल हुए इन द वर्ल्ड वॉर 1। सो इन्फ्लेशन कॉज हार्डशिप, जो इन्फ्लेशन थी, महंगाई थी, उसने क्या क्रिएट किया, हार्डशिप क्रिएट करी, भुखमरी क्रिएट की, इससे बहुत सारी फेमाइन आई। ओके, तो सोशल इफेक्ट क्या हुए, विलेजर वर फोर्स टू ज्वाइन ब्रिटिश आर्मी, तो लोगों को फोर्स किया जाता था कि वो ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन करें। क्यों करें, क्योंकि उनको ज्यादा से ज्यादा सोल्जर की नीड थी, तो वो चाहते थे कि इंडियंस ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन करें। तो उसे कहते हैं हम फोर्स रिक्रूटमेंट। तो फोर्स रिक्रूटमेंट बहुत ही ज्यादा थी उस टाइम पे। एग्रीकल्चर क्राइसिस, तो एग्रीकल्चर के क्राइसिस कैसे कैसे थे, क्रॉप फेलियर हुआ, 1918, 1920 टू 21 फूड शॉर्टेज इंक्रीज। तो क्रॉप फेलियर से क्या हुआ, जो फूड शॉर्टेज थी वो इंक्रीज हो गई। जो मोस्टली ब्रिटिशर थे उनका जो ध्यान था वो किसके ऊपर था, आर्मी के ऊपर, जो डिफेंस एक्सपेंडिचर उसके ऊपर था, रेदर देन द एग्रीकल्चर। तो इससे क्या हुआ, एग्रीकल्चर में क्राइसिस बहुत ज्यादा हुए और फिमाइन हुई। नेक्स्ट है तो इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक। तो इस टाइम पे इन्फ्लुएंजा बहुत इंक्रीज हुआ, मिलियंस डाइड ड्यू टू इन्फ्लुएंजा एंड फेमाइन। ऑलमोस्ट 12 टू 13 मिलियन पीपल की डाइड हुई, क्यों, इन्फ्लुएंजा के कारण। ओके, सो ये था इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 ऑन द इंडिया। हमने पढ़ा नेशनलिज्म के बारे में, और हमने यूरोप के नेशनलिज्म के बारे में चैप्टर 1 में कंप्लीट कर लिया था। इसमें हमने पढ़ा कि नेशनलिज्म इन यूरोप कैसे राइज हुआ, हमने देखा कि इंडिया में नेशनलिज्म कैसे राइज हुआ, और हमने इफेक्ट पढ़े वर्ल्ड वॉर 1 के ऑन द इंडिया। नेक्स्ट है आइडिया ऑफ सत्याग्रह। आइडिया ऑफ सत्याग्रह ये किससे लिंक है, महात्मा गांधी से। जो महात्मा गांधी है वो अफ्रीका में रहते थे, पढ़ाई करते थे, वहां से अफ्रीका में, आई एम सॉरी, कुछ काम करते हैं, आई डोंट नो, क्लियर आइडिया नहीं है मुझे। तो अफ्रीका में थे और हमारे इंडिया में रिटर्न हुए। तो वो कब आए, जनवरी 1915 में आए। सो हैड सक्सेसफुली फॉट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन देयर। तो उन्होंने क्या किया, वहां पर उन्होंने, आई थिंक वो लॉयर की पढ़ाई कर रहे थे, ऐसे प्रैक्टिस कर रहे थे, आई हैव नो आइडिया, मैं शायद भूल गई। जब वो वहां रहते अफ्रीका में, वहां उन्होंने क्या किया, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था उसके अगेंस्ट उन्होंने बहुत सारी बहुत सी लड़ाइयां लड़ी। जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जैसे जो ब्रिटिशर थे वो डिस्क्रिमिनेट करते थे अफ्रीकन के साथ कि उनका कलर ब्लैक है, वो हमारे साथ मैच नहीं करते, ऐसे डिस्क्रिमिनेट करते थे। तो उन्होंने क्या किया, गांधी जी ने अफ्रीका में रहकर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट आवाज उठाई, लोगों को बताया, उनको ऐसे किया कि उनको बताया कि लोग अब खुद फॉट कर सकते थे, उनको क्या कह सकते हैं, खुद फाइट कर सकते थे, ऐसे। तो उन्होंने सक्सेसफुली जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट जो उनकी लड़ाई थी उन्होंने लड़ी और जीते भी वहां। नेक्स्ट है तो सत्याग्रह का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। सत्या मीन्स ट्रूथ, अग्रह मीन्स फिल्म इंसिस्टेंस, होल्डिंग फिल्म टू ट्रूथ थ्रू नॉन वायलेंस, लोगों को सच बताना थ्रू द नॉन वायलेंस, वायलेंस नहीं करना, नॉन वायलेंस के थ्रू लोगों को सच बताना, ये था सत्याग्रह का मतलब।
इसके प्रिंसिपल क्या थे जो गांधी जी ने फॉलो किया सत्याग्रह? इसके प्रिंसिपल क्या थे? ट्रुथ, सत्य, नॉन वायलेंस, अहिंसा, सेल्फ सेक्रीफाइस, नॉन वायलेंस, वायलेंस नहीं करना, सेल्फ सेक्रीफाइस करना है, एंड पीसफुल प्रोटेस्ट करने हैं, विनिंग ओपोनेंट्स हर्ट इंस्टेड ऑफ डिफीटिंग देम। तो जो हमारा ओपोनेंट्स है उसको, उसके हर्ट को जीतना रेदर देन डिफीट करना उसको। ओके, गांधी जी के बिलीव क्या थे? फिजिकल फोर्स इज अननेसेसरी। तो जो हमें फिजिकल फोर्स नहीं चाहिए, हमें सिर्फ पीसफुल प्रोटेस्ट चाहिए, फिजिकल फोर्स नहीं चाहिए। सो नेक्स्ट है मॉरल फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन वायलेंस। वो कहते थे कि जो मॉरल फोर्सेस होती हैं, जो हमारे अच्छे विचार होते हैं, वो बहुत ही बड़े होते हैं रेदर देन द वायलेंस। नेक्स्ट है ट्रुथ अल्टीमेटली विंस, कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है, उनके ये बिलीव्स थे। अर्ली सत्याग्रह मूवमेंट। सो अब पढ़ेंगे सत्याग्रह मूवमेंट, कौन से सत्याग्रह गांधी जी ने किए। सो फर्स्ट वन इज चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह ये जगह है चंपारण, कहां पर? बिहार में। तो इसमें क्या है, जो इंडिगो फार्मर्स फोर्स टू ग्रो इंडिगो, जो इंडिगो फार्मर्स थे उनको फोर्स किया जाता था कि तुमने इंडिगो ही उगानी है, क्योंकि ऐसा था जो ब्रिटिश थी वहां पर इंडिगो की डिमांड बहुत ज्यादा थी, नील की डिमांड बहुत ज्यादा थी। तो उनको, जो हमारे इंडियन फार्मर्स से उनको फोर्स किया जाता था कि तुमने इंडिगो ही उगानी है। एंड एक्सप्लॉइटेड बाय ब्रिटिश प्लांटर्स। तो जो इंडिगो प्लांटर्स थे उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था बाय द ब्रिटिश प्लांटर्स। इससे क्या हुआ, जो फार्मर्स थी, जो उनकी लैंड थी, उनकी जो फर्टिलिटी थी वो डिक्रीज हो गई। आफ्टर सम टाइम जब हम इंडिगो उगाएंगे उसके बाद हम कोई भी जो फसल है उसको उगा नहीं सकते कुछ टाइम के लिए। तो उससे क्या हुआ, लोगों में ऐसा है कि जो फूड क्रॉप्स है वो ग्रो नहीं कर पाए, भुखमरी आ गई, ऐसे हुआ। तो क्या हुआ, गांधी ने कैसे कौन से एक्शन लिए? तो गांधी जी ने क्या किया, ऑर्गेनाइज पीसफुली प्रोटेस्ट। तो उन्होंने क्या किया, जो पीसेंट थे उनको ऑर्गेनाइज किया एंड पीसफुली प्रोटेस्ट किया। आफ्टर दैट फार्मर गॉट रिलीफ, तो फार्मर को रिलीफ मिला एंड गांधी बिकम पॉपुलर। तो किससे गांधी पॉपुलर होते? चंपारण सत्याग्रह से। तो नेक्स्ट है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा कहां पर है? गुजरात में है। क्रॉप फेलियर, क्या सिचुएशन थी खेड़ा में? क्रॉप फेलियर हुई, प्लेग आया, प्लेग की फेमाइन आई, फार्मर्स कुड नॉट पे लैंड रेवेन्यू। तो जो फार्मर थे अपना जो लैंड रेवेन्यू था उसको पे नहीं कर पाते थे। गांधी डिमांड सस्पेंड टैक्स कलेक्शन। तो जो गांधी था उसकी डिमांड थी इन द खेड़ा सत्याग्रह में कि जो टैक्स कलेक्शन है फार्मर के ऊपर उसको बैन किया जाए, उसको रोका जाए। तो ऐसे किया, तो उनकी जो डिमांड थी उसको फुलफिल किया गया और गांधी जी ने ये कर दिखाया। गवर्नमेंट ने क्या किया, जो टैक्स कलेक्शन थी उसको सस्पेंड कर दिया। नेक्स्ट है अहमदाबाद मिल वर्कर स्ट्राइक। सो अहमदाबाद मिल वर्कर स्ट्राइक क्या है? लो वेजेस फॉर टेक्सटाइल वर्कर। तो जो वहां पर जो टेक्सटाइल वर्कर थे उनको क्या मिला? उनको लो वेजेस मिलते थे। सो वेजेस क्या होते हैं? जो डेली बेसिस पर मिलते हैं हमको, जो डेली वेजेस पर हमें पैसे मिलते हैं काम के बदले, उसे हम वेजेस कहते हैं। जो मंथ के आफ्टर मिलती है उसे हम सैलरी कहते हैं। तो जो वेजेस थे बहुत ही लो थे। टेक्सटाइल, गांधी ऑर्गेनाइज पीसफुल स्ट्राइक। तो गांधी ने क्या किया? पीसफुल स्ट्राइक की। तो क्योंकि वो चाहते थे कि जो वर्कर्स हैं उनके वेजेस को इंक्रीज किया जाए। तो वर्कर रिसीव वेजेस इंक्रीज। तो वर्कर जो उन्होंने पीसफुल स्ट्राइक की तो जो वर्कर के वेजेस थे उनको इंक्रीज कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट है द रिवॉल्ट एक्ट 1919। तो इट्स अ वेरी फेमस एक्ट, रिवॉल्ट एक्ट 1919। इसमें क्या है? ब्रिटिश गवर्नमेंट फीड अबाउट रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको डर था कि जो लोग थे वो अब रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज ना करें आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन। उनको ऐसा ना हो कि हमें भी आजादी चाहिए। तो उसको सप्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? रिवॉल्ट एक्ट 1919 को लेकर आई। So the act gave government to power arrest anyone without reason। तो इस एक्ट ने क्या किया? गवर्नमेंट को पावर दी कि तुम किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हो विदाउट एनी रीजन। जो तुम्हें शक है किसी पर, ये कुछ करेगा, गड़बड़ी करेगा, कुछ ऐसा रेवोल्यूशन करेगा, वायलेंस करेगा, तो तुम उसे क्या कर सकते हो? तुम उसे अरेस्ट कर सकते हो विदाउट एनी रीजन, शक के आधार पर भी कर सकते हो। सो कीप पीपल इन जेल विदाउट ट्रायल फॉर 2 ईयर। तुम लोगों को जेल में रख सकते हो विदाउट ट्रायल 2 ईयर के लिए। नेक्स्ट है सप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज।
पॉलिटिकल एक्टिविटीज को सप्रेस किया गया एंड रिस्ट्रिक्ट फ्रीडम, तो फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट किया गया। जो इंडियंस हैं वो इस रिवॉल्ट एक्ट को किस नाम से जानते हैं? द ब्लैक एक्ट। किस नाम से? द ब्लैक एक्ट। तो गांधी ने क्या किया? गांधी लॉन्च्ड नेशनल वाइड सत्याग्रह। तो गांधी ने क्या किया? पूरे देश में सत्याग्रह लागू किया। सो कॉल्ड फॉर हड़ताल ऑन 6 अप्रैल 1919। तो गांधी ने क्या किया? हड़ताल के लिए कहा पूरे देश में। 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल का क्या मतलब है? गवर्नमेंट जो ऑफिस हैं, शॉप्स हैं, जो ट्रैफिक है, जो व्हीकल्स हैं, सभी क्या होंगे? क्लोज होंगे, कोई भी एक्टिविटी नहीं करेगा। ओके। लीडर अरेस्ट, जो लीडर थे वो अरेस्ट किए गए, मीटिंग बैन की गई, वायलेंस, मार्शल लॉ इम्पोज इन पंजाब। तो वायलेंस हुआ। इसके आफ्टर क्या हुआ? जब हड़ताल हुई उसके आफ्टर क्या हुआ? मीटिंग बैन की गई, वायलेंस हुआ, जो मार्शल लॉ था वो पंजाब में इम्पोज किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि पंजाब में ज्यादा रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज चल रही थी और पंजाब में वायलेंस भी ज्यादा हो रहा था। वहां पर क्या किया? मार्शल लॉ को इम्पोज किया गया। सो नेक्स्ट है जिलियांवाला बाग मस्कर 13 अप्रैल 1919। तो जिलियांवाला बाग की घटना के बारे में पढ़ेंगे। सो 1000 से ज्यादा लोग कहाँ? अमृतसर में जिलियांवाला बाग के अंदर इकट्ठा हुए थे फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ विसाखी। सो जो जनरल डायर था उसने क्या किया? सभी जो एग्जिट थे वहां निकलने के लिए सिर्फ एक ही एग्जिट था, तो वो भी छोटा सा दरवाजा था, उसको क्या किया? जनरल डायर ने क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। और क्या किया? जो सोल्जर थे उनको ऑर्डर दिया कि तुम इन पर फायर कर दो विदाउट एनी वार्निंग। ओके। हंड्रेड्स ऑफ किल्ड, बहुत सारे लोग, 1000 से ज्यादा लोग क्या हुए? मारे गए। 1000 से ज्यादा लोग क्या किए गए? जख्मी हो गए। वहां पर एक कुआ है, तो वहां पर लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए वहां पर उसमें छलांग लगा दी, बट अनफॉर्चुनेटली दे वर डाइड बिकॉज वो बहुत ही डूंगा था। सो जनरल डायर ने ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया? सो क्रिएट फियर अमंग इंडियन टू स्टॉप प्रोटेस्ट। तो वो चाहता था कि लोगों के अंदर डर बैठ जाए कि जो प्रोटेस्ट हो रहा है फ्रीडम के लिए उसे रोक दिया जाए। सो इसलिए उसने क्या किया? जिलियांवाला बाग को निशाना बनाया। सो आफ्टर क्या हुआ? इस घटना के आफ्टर मार्शल लॉ इम्पोज करा, पब्लिक ह्यूमिलेशन हुई, पब्लिक फ्लॉगिंग हुई, विलेजर में गांव में बहुत सारे बॉम्ब गिराए गए एंड जो गांधी था उसने जो सत्याग्रह था उसको कॉल्ड ऑफ कर दिया, उसे बंद कर दिया क्योंकि वायलेंस बहुत ही ज्यादा स्प्रेड हो रहा था। सो नेक्स्ट है खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे हम। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 के आफ्टर क्या हुआ? जो ऑटोमन इंपायर था तुर्की का, उसे क्या किया? हराया गया। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो चाहती थी कि वो कमजोर हो, तो जो मुस्लिम थे उनके मन में डर था कि जो खिलाफत है वो अपनी पावर को लूज ना कर दे। वो उनकी जो खिलाफत है मुस्लिम की सुप्रीम लीडर्स हैं, तो उनको ऐसा था कि वो अपनी पावर लूज ना कर दे, ब्रिटिश के अंदर ना जाए। तो उन्होंने क्या किया? खिलाफत कमेटी बनाई जो बॉम्बे में फॉर्म की गई मार्च 1919 में, और इसके लीडर थे मोहम्मद अली एंड शौकत अली। दो थे, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। तो गांधी का इसमें क्या रोल था? सपोर्ट खिलाफत मूवमेंट। तो गांधी ने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया, और गांधी ने सपोर्ट इसलिए किया क्योंकि वो चाहते थे जो हिंदू और मुस्लिम है उनकी यूनिटी कायम हो एंड लिंक्ड विद इट नेशनल मूवमेंट। तो जो खिलाफत मूवमेंट था, जो हमारा नेशनल जो फ्रीडम के लिए हम मूवमेंट कर रहे थे, उसके साथ उसने गांधी जी ने लिंक्ड कर दिया। एंड एक्सपैंड फ्रीडम स्ट्रगल। तो इससे क्या हुआ? जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो इंक्रीज हुई और जो नेशनल यूनिटी है वो भी बनी। सो बाय नॉन कॉपरेशन। तो गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन को क्यों किया? क्यों करा? तो गांधी का आइडिया था इन हिंद स्वराज 1909। गांधी रॉट, जो उनका एक न्यूज़पेपर था हिंद स्वराज 1909 में उन्होंने लिखा था जो ब्रिटिश रूल है वो हमारे देश में क्यों चल रहा है, क्योंकि जो हमारे देश के वासी हैं, जो हमारे देश के नागरिक हैं, वो ब्रिटिश रूल को सपोर्ट कर रहे हैं, उसके साथ सपोर्ट कर रहे हैं, तभी तो जो हमारा ब्रिटिश रूल है वो चल रहा है। तो इससे क्या हुआ? इफ इंडियन स्टॉप कोऑपरेटिंग ब्रिटिश रूल विल वीकन स्वराज कैन अचीव। तो गांधी का मानना था कि जब हम क्या करेंगे, जो ब्रिटिश रूल है उसके साथ हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा? ब्रिटिश रूल वीकन हो जाएगा और हमारे स्वराज की जीत होगी।
तो प्रोग्राम क्या चलाई नॉन कॉपरेशन के लिए गांधी जी ने? तो जो सरेंडर गवर्नमेंट टाइटल, जो उन्होंने गवर्नमेंट ने जो गांधी जी को टाइटल दिए थे उसको उन्होंने सरेंडर कर दिया। उन्होंने बाइकआउट गवर्नमेंट स्कूल, उन लोगों को कहा कि तुम बाइकआउट करो गवर्नमेंट स्कूल्स को, कॉलेज को करो, लॉ कोर्ट्स को करो, फॉरेन गुड्स को करो, लेजिस्लेटिव काउंसिल को करो, रिजाइन फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब। वो कह रहे थे कि तुम सभी रिजाइन करो गवर्नमेंट जॉब से इफ नीडेड। तो वो सोचते थे जब लोड पड़ी आगे तो हम क्या करेंगे, सिविल डिसओबीडियंस को लॉन्च करेंगे। सो जो नॉन कॉपरेशन था उसके दौरान 2 सेशंस हुए थे कांग्रेस के 2 सेशन हुए थे। कलकत्ता सितंबर 1920, ये सेशन था कलकत्ता में सितंबर 1920 में। इसमें क्या किया, जो कांग्रेस थी उसने जो गांधी का प्रपोजल था सत्याग्रह नॉन कॉपरेशन, उसको क्या किया, एक्सेप्ट किया। कब? 1920 में सितंबर में। एंड नागपुर सेशन हुआ जब 1920 को दिसंबर में, तो कांग्रेस ने क्या किया, ऑफिशियली अडॉप्ट किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। इसमें हमने पढ़ा नेशनलिज्म के बारे में, नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया एंड वर्ल्ड वॉर 1 के क्या इफेक्ट हुए उसके बारे में। एंड हमने पढ़ा आइडिया ऑफ सत्याग्रह के बारे में, डिफरेंट सत्याग्रह जो गांधी जी ने चलाए थे, रिवॉल्ट एक्ट के बारे में, जलियांवाला बाग की मस्कर के बारे में, एंड हमने खिलाफत मूवमेंट के बारे में पढ़ा एंड नॉन कॉपरेशन के बारे में पढ़ा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक पार्ट 1। और इससे बाहर आपको नोट बनाने की कोई नीड नहीं है, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। तो जो आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए क्या कर सकते हैं, बुक को रीड कर सकते हैं, बट it's more than enough. So if you any doubt, you can ask in the comment section, like and subscribe my channel.